हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पढ़ा था। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ेंगे और इसके डेरिवेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो मैं म्यूचुअल इंडक्शन को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट समझाना चाहूँगा। क्या समझाऊंगा बच्चों? एक्सपेरिमेंट। कभी आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो म्यूचुअल इंडक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले एक डायग्राम समझाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है बच्चों? कॉइल है। आपको एक कॉइल नज़र आ रही होगी, बिल्कुल नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आपको एक कॉइल नज़र आ रही है। इस कॉइल को मैं प्राइमरी कॉइल नाम देता हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों? प्राइमरी कॉइल नाम दे रहा हूँ। इस प्राइमरी कॉइल को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से, और अलॉन्ग विथ एक स्विच ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? स्विच ले लिया। यहाँ पर एक ये स्विच है, ये नज़र आ रहा होगा, ये स्विच है और ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर मैं एक और कॉइल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों? एक और कॉइल ले रहा हूँ। देखिएगा, ये रही एक और कॉइल, ये रही एक और कॉइल। इसे मैं अलग कलर से बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया किससे बच्चों? गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के प्रेजेंस को बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। तो ब्लैक वाली तो प्राइमरी कॉइल है और ये जो रेड वाली है, इस रेड वाली कॉइल को मैं कह देता हूँ कि रेड वाली कॉइल जो है वो कौन सी कॉइल है बच्चों? तो रेड वाली कॉइल जो है सेकेंडरी कॉइल है। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये बैटरी का प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जो कि आपको दिख ही रहा होगा। तो ये रहा आपका स्विच, ये स्विच है, ये स्विच। अब देखिएगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ है फिलहाल कंडीशन में। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे, ऑफ से क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, हाँ है ना। अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट एकदम से चेंज हुआ। सर क्यों चेंज हुआ? देखिए आपको मैं कहानी लिख के ही समझाता हूँ। पिछली बार भी लिख के ही समझाई थी। तो इनिशियली बताओ स्विच क्या है? इनिशियली स्विच क्या है बच्चों? ऑफ है। स्विच ऑफ है तो आपसे कोई पूछे कि इनिशियली करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो आप कहेंगे सर 0 फ्लो हो रहा है। पर जैसे ही सडनली, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या बच्चों? सडनली आपने क्या किया? स्विच को ऑन किया। क्या किया आपने? स्विच को ऑन किया। स्विच जैसे ही ऑन हुआ तो बता सकते हैं करंट की वैल्यू क्या हो गई? समथिंग हो गई। हाँ सर बिल्कुल होगी। आपने देखिए स्विच अभी फिलहाल ऑफ था तो करंट कितना था? 0 था। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो करंट की वैल्यू में क्या आ गया? करंट की वैल्यू चेंज हो गई, या फिर कहें कि करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ गया। और इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट, करंट की वैल्यू क्या हुई? चेंज हुई। अब बच्चों बताओ, करंट की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो करंट चेंज हुआ तो आपसे कोई कहे कि करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि भैया आपने क्लास चैप्टर नंबर 4 में यही पढ़ा है। सर क्या पढ़ा है? कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। होता है सर, बिल्कुल होता है। पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स माना कि प्राइमरी कॉइल का है, पर वो फ्लक्स तो किसके साथ भी लिंक होगा? सेकेंडरी के साथ भी लिंक होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो लिंक किसके साथ हो जाएगा? अटैच किसके साथ हो जाएगा? प्राइमरी के साथ तो हो ही रहा है। देखिए सीधी सी बात, मैं एक कहानी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके नहीं, किसी और के घर में आग लगी। मान लो 2 घर है, इस घर में आग लगी है, इस घर में आग लगी है। तो क्या इस घर में जो लगी हुई आग है उसकी आंच इस घर में आएगी?
हाँ सर बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ आग लगी है तो इससे ही तो कनेक्टेड है। हाँ है ना बच्चों। वैसे ही यहाँ पर माना कि प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स पैदा हुआ है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ देखिएगा, तो यहाँ पर मैं ये कहानी इसके आगे की यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सर, किसके साथ चेंज हो रहा है? किसके अक्रॉस चेंज हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल के साथ। किसके साथ बच्चों? सर प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस चेंज नहीं हो रहा? हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो अभी यहाँ पर प्राइमरी कॉइल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी के अक्रॉस भी चेंज हुआ और किसके अक्रॉस भी चेंज हुआ? सेकेंडरी। और आप जानते हैं कि फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे क्या कहते हैं? फैराडे दद्दू क्या कहते हैं बच्चों? फैराडे दद्दू हमें कहते हैं कि EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब कभी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा बच्चों? EMF पैदा होगा कि नहीं होगा? और EMF पैदा हो रहा है तो EMF के कारण क्या पैदा होगा? EMF के कारण पैदा होगा इंड्यूस करंट। सर इंड्यूस करंट किस में पैदा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हुआ है, पर कारण क्या है? कारण है फ्लक्स का चेंज होना, किस में? प्राइमरी कॉइल में। या फिर कहें कि करंट का चेंज होना प्राइमरी कॉइल में। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इंड्यूस करंट किस में पैदा हुआ है बच्चों? किस में पैदा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल। तो बच्चों अब आप कहेंगे कि म्यूचुअल का मतलब क्या है? तो म्यूचुअल का मतलब ये है कि भाई मेरे कारण, मुझ में करंट का चेंज होने के कारण किसी और कॉइल में, पड़ोस वाली कॉइल में करंट का पैदा होना। करंट मुझ में चेंज हो रहा है, पर इसके कारण करंट किस में पैदा हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं फिर से कहानी समझाता हूं। देखिए, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑफ से क्या हुआ? ऑन हुआ। स्विच ऑफ से ऑन हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हुई? एकदम से इंक्रीज हुई, या फिर कहें करंट की वैल्यू चेंज हुई। करंट जैसे ही चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। सर किसके अक्रॉस? प्राइमरी के अक्रॉस भी होगा और सेकेंडरी के अक्रॉस भी होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो EMF पैदा होगा और EMF के कारण क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। और माइनस साइन तो पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगी। सर देखिए यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, देखिए इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने की। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से पैदा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एरो मेरे सही चल रहे बेटा, है ना? तो ये एरो जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो पैदा हुआ है वो क्या है? इंड्यूस्ड करंट। तो क्या हम डेफिनेशन लिखना चालू करें? सर बिल्कुल, परमिशन है बच्चों आपकी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है द phenomena of producing current in one coil। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन वन कॉइल ड्यू टू change in current in neighboring मतलब पड़ोसी, neighboring coil is called mutual induction। ठीक है बच्चों, तो आपको डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और बहुत ही प्यारी समझाई है। मैं मानता हूँ, मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं इतना सही तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, बहुत ही किस्मत वाला हूँ। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम इस कॉइल में करंट पैदा कर रहे हैं, पर कारण क्या है? ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, या फिर कहें कि नेबरिंग कॉइल। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग जो है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या हेडिंग है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था जिसे कैपिटल L से डिनोट किया था। इस बार हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है
क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को हम एक ही सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट लेक्चर में याद कीजिए दो नाम थे, मैंने कहा था कि भैया दो नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं तो किसी एक नाम को लेके चलते हैं। तो इस टॉपिक में हम किसको लेके चलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं आपको यहां पर कंफ्यूजन थोड़ी देर में दूर भी कर दूंगा, देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, फ्लक्स में चेंज होने का कारण क्या है, करंट का चेंज होना, हाँ है ना। तो हमने ये देखा है कि फ्लक्स चेंज इन secondary coil, flux change in secondary coil is directly flux change in secondary coil, flux जो change हो रहा है secondary coil में is directly proportional to current flowing in primary coil। ठीक है बच्चों, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, सच बताऊं मुझे बिल्कुल नहीं आया, तो मैं एक बार समझाता हूं। देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या सर मेरे घर में आग लगी है तो क्या पड़ोस के घर में भी आग लग जाएगी? जवाब है हाँ लगेगी, पर आज मैं मेरे घर की आग की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में जो आग लगी है उसके कारण तुझ में क्या असर हो रहा है, हम इस फिनोमिना को पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे कारण तुझ में क्या असर हो रहा है, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हमने लास्ट टाइम में सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, आज हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती है और सेल्फ इंडक्शन में सेम कॉइल होती है कि सेम कॉइल में करंट फ्लो करो तो सेम कॉइल में ही करंट इंड्यूस होता है, पर म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो देखिए इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, आई। सही है बच्चों। ये फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है किस में, सेकेंडरी कॉइल में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है किस में, सेकेंड कॉइल में, ड्यू टू वन। सर 5-to-1 क्या है, 5-to-1 है फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है किस में फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। ये समझ में नहीं आया, सब बिल्कुल भी नहीं आया। 5-to-1 का मतलब जो होता है फ्लक्स का चेंज होना, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, पर कारण क्या है, प्राइमरी कॉइल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। सर करंट फ्लोइंग क्या है, सर कितना करंट फ्लो हो रहा है, किस में, प्राइमरी में। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए 2-1 और 1 को हटा देता हूं, पर हाँ दिमाग में रख लीजिएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को कहते हैं m। क्या कहते हैं, m। m यहां पर क्या है बताता हूं मैं, तो यहां पर लिखता हूं वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस m ऑफ बोथ कॉइल, दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या फिर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। यहां से m का फॉर्मूला आ जाएगा, बताओ m का फॉर्मूला क्या आएगा, phi/I। ठीक है, यहां पर फाई का फॉर्मूला आ गया। बच्चों लास्ट टाइम में एक चीज बताना भूल गया था, तो एक काम करता हूं यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हो गया, फॉर्मूला हो गया एम का। अब यहां पर फैराडे लॉ लगा दें, जो कि आने वाले समय में हमें काम आएगा। क्या फैराडे लॉ जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये जानते हैं बच्चों। कभी मैं फाई की जगह क्या रखूं बताओ, फाई की जगह क्या रख सकता हूं, MI रख सकता हूं बच्चों। इस फाई की जगह क्या रखूंगा मैं, MI। तो m तो क्या है, कांस्टेंट है, तो m तो बाहर आ जाएगा। सर आ गया, बिल्कुल आएगा।
तो यहाँ पर m बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा di। ठीक है बच्चों, तो E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये क्यों आया, देखिए फाई की जगह मैंने क्या रख दिया, एम आई, एम तो बाहर आ गया और आई यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं क्या बनेगी। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों, राइट वाले पेज को भी आप, ये राइट वाले पेज को भी आप नोट डाउन कर लें जब तक मैं इसे समझाता हूँ, बिल्कुल प्यार से, मज़े से और अच्छे से। अब मैं किसकी डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ, अब मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ। सर अब तक डेफिनेशन नहीं बनी, तो मैं कहूँगा नहीं अभी डेफिनेशन कहाँ बनाई बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर वो लिखी हुई तो है वहाँ पर राइट में। तो मैं कहूँगा बच्चों ये तो म्यूचुअल इंडक्शन है, अभी हम किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ये एक फिनोमिना है और ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। देखिएगा, तो डेफिनेशन बनाने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है m इक्वल्स टू फाई बाई आई होता है। कभी मैं I की जगह कितना रख दूं, 1 एम्पियर, तो बताओ m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई आएगा क्या बच्चों, सर बिल्कुल आएगा। तो आप यहीं से डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसी बनाओगे बताओ, m क्या है पहले इस बारे में चर्चा करो। तो m तो है, क्या है बच्चों, m तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स linked with secondary coil। ठीक है, डेफिनेशन बनाऊंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। याद कीजिए मैंने कहा था ये आई जो है वो कौन सा, आई कौन है, यहाँ पे 1 लिखा था, 1 का मतलब प्राइमरी करंट था। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में का करंट था, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कॉइल करंट। चलो बनाओ बच्चों डेफिनेशन, बनाओ। डर क्यों रहे हो बच्चों, मैं हूं तो सही आपके साथ में, डर क्यों रहे हो बच्चों, डेफिनेशन बनाओ। क्या बनेगी देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कौन सी कॉइल बच्चों, बोथ कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। लिंक इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल when current flowing through primary coil is unit। ठीक है बच्चों, यूनिटी या यूनिट। तो उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या आ गया होगा, डेफिनेशन आ गई होगी। और बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि लास्ट टाइम पढ़ाई गई थी वही होगी। कभी आपके दिमाग में लास्ट लेक्चर हो, कभी लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो बता दूं। देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम का फॉर्मूला होता है फाई बाई आई, हाँ है ना। फाई की यूनिट होती है वेबर, करंट की होती है एम्पियर इनवर्स। वेबर एम्पियर इनवर्स को हम किस नाम से जानते हैं, याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, हेनरी, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच से। तो सर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट सेम होती है, तो जवाब है बिल्कुल इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। साथ के साथ इनका डायमेंशन भी क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्या किसी बच्चों को म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, हमने पढ़ा था ml² t - 2 a⁻⁻²।
ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं, कभी गलत हो तो बताइएगा। मुझे याद है जहाँ तक तो यही होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का भी डायमेंशन यही होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डायमेंशन यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब सेम कॉइल में करंट कभी चेंज हो तो करंट सेम कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। और अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चलने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और डेरिवेशन का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सबसे पहली बात तो ये आईएमपी डेरिवेशन है, इस पर आप नोट डाउन भी कर लें कि ये डेरिवेशन क्या है बच्चों, आईएमपी है। एग्जाम में हमेशा आता है ये डेरिवेशन, तो आईएमपी डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं और क्या है सब कुछ मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो यहाँ पर मैं दो लॉन्ग सोलेनॉइड बना देता हूँ। ये देखिए, ये पहली सोलेनॉइड है, ये जो है क्या है बच्चों, पहली सोलेनॉइड बना दी मैंने, थोड़ी सुंदर बना दो। ये रही पहली सोलेनॉइड, मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट सोलेनॉइड है जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, S1। ये पहली सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ को हमने कितना मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, और हमने मान लिया कि भैया इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, R1 है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R1 है। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट S1 क्या है, एक सोलेनॉइड है और L क्या है, L जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ क्या है बच्चों, सोलेनॉइड है। और R1 क्या है, रेडियस है, R1 क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है। तो रेडियस है तो इसके कारण जो एरिया प्रोड्यूस होगा वो एरिया कितना होगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये पाई R1 स्क्वायर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड S1। और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ N1 क्या है, N1 क्या है, इसके टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो N1 जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कभी हम बात करें तो N1 क्या होगा, तो N1 होगा N1L। सर ये क्या होता है, ये होता है टोटल टर्न्स ऑफ S1। ठीक है, सोलेनॉइड S1 के टर्न, ये आपको पहले से भी पता होगा, ये सब कुछ लेट वेट तो आपको पता होगा। हमने मान लिया कि सोलेनॉइड S1 है। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स के कितने मान लिए हमने, N1 मान ली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स कितने होंगे, N1L। इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। L क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और R1 क्या है, उसका रेडियस है क्रॉस सेक्शन की, तो एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन का यूज़ कर लिया। अब मैं रेड पेन से एक दूसरी कॉइल बनाने जा रहा हूँ। तो ये रही, आपको दूसरी सोलेनॉइड नज़र आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच है पर आपको अलग कलर होने की वजह से मज़ा आ गया होगा, दिख रहा होगा कि दूसरी सोलेनॉइड है। क्या है बच्चों, ये दूसरी सोलेनॉइड है, मैं रेड पेन से ही लिख देता हूँ। तो ये जो है रेड पेन वाली सोलेनॉइड S2 है, इसकी भी लेंथ को हमने कितना मान लिया है, L ही है, सेम लेंथ है हमने मान लिया। पर N2 जो है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम या ज़्यादा ले लिए। देखिए इसके टर्न्स अलग है और लाल वाली के टर्न्स अलग है। तो यहाँ पर हम N1 N2 को लिख देते हैं कि भैया N1 N2 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ, पहले S2 का है और फिर किसका लिख देते हैं, S1। मतलब N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स S2 के हैं और N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स S1 के हैं। तो बच्चों N1 और ये क्या हो जाएगा, N2। कभी हम बात करें N1 कितना होगा, तो N1L होगा, तो N2 कितना होगा, N2L होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। N2 क्या होगा बच्चों, टोटल टर्न्स ऑफ S2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पर दो सोलेनोइड की बात चल रही है। पहली सोलेनोइड को S1 नाम दिया है, दूसरी को S2 नाम दिया है। दोनों की लेंथ L ही है, तो यहाँ पे L को हटा देता हूँ। दोनों की लेंथ L है। माना कि मैंने थोड़ी सी छोटी बना दी है, पर अभी मैं बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ कि दोनों की लेंथ को क्या माना है हमने, सेम माना है। दोनों की लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की अलग है, दोनों की रेडियस को हमने अलग मान लिया है। दोनों की रेडियस जो है R1 और क्या है बच्चों, एक की रेडियस R2 है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, बिना टाइम पास किए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर केस 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, केस 1। सपोज I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 current is flowing. Suppose I1 current is flowing through सोलेनोइड S1। देखिएगा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने का भी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट्स भी अच्छे से बने। तो बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है किसमें, सोलेनोइड S1 में। और S2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, S2 का किसी से कनेक्शन नहीं है। हमने मान लिया कि S1 ब्लैक वाली में करंट फ्लो हो रहा है I1। अब बच्चों बताओ, जैसे ही इस काली वाले वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। और मैग्नेटिक फील्ड किस में सेटअप होगी बच्चों, सोलेनोइड में। होगी कि नहीं होगी। तो सपोज I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड S1, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड सोलेनोइड S1। बिल्कुल सर, ये बात तो हमें पता है। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं पता तो बता दूं, म्यू नॉट NI। क्या याद आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ये बहुत ही IMP है, और अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि हाँ सर ये IMP है। ये कहाँ पढ़ा था हमने? बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, जहाँ हमने सोलेनोइड पढ़ा था। और ये पढ़ा था हमने एम्पियर सर्किट लॉ के अगले लेक्चर में। एम्पियर सर्किट लॉ का नेक्स्ट लेक्चर, मुझे नंबर याद नहीं है पर आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी जिसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट NI। सर 1 क्यों लिखा है? 1 क्यों लिखा है? क्योंकि भैया करंट किस में फ्लो हो रहा था, प्राइमरी कॉइल में, या फिर कहें सोलेनोइड S1 में। तो टर्न्स भी किसके लेंगे, S1 के। करंट भी किसका लेंगे, S1 का लेंगे यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई तो फ्लक्स भी लिंक होगा। सर किसके साथ? अरे भाई फ्लक्स तो किसके साथ लिंक होगा, प्राइमरी के साथ तो होगा, या फिर कहें S1 के साथ होगा, साथ के साथ S2 के साथ भी होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कभी मेरे घर में आग लग रही हो, S1 में आग लग रही हो, तो क्या उसकी आंच S2 में आएगी? तो आप कहेंगे हाँ सर, उसकी जो आंच मतलब कि उसकी जो गर्मी का एहसास होगा वो S2 में भी तो आएगा। और ये तो देखिए एक दूसरे के अंदर गुच्छम गुच्छा है, मतलब जितनी आग S1 में लगेगी उतनी ही आग S2 में भी लगेगी। इसका मतलब माना कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी है, पर फ्लक्स किसके साथ भी लिंक होगा, दूसरी के साथ। तो देयरफॉर क्या होगा, फ्लक्स लिंक किसके साथ होगा बच्चों? ये बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। सेकेंडरी सोलेनोइड के साथ फ्लक्स लिंक किसके साथ होगा, सेकेंडरी सोलेनोइड के साथ, जिसका नाम क्या है, S2 है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या लिख देते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी सोलेनोइड ड्यू टू 1। ये 5 to 1 समझ में आया बच्चों? समझ में आया हो तो बताएं। 5 to 1 क्या है, मैं फिर से बता दूं। फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू 1, मतलब क्योंकि 1 के कारण ही तो फ्लक्स लिंक हुआ है किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है सर? याद आ रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। याद कीजिए, फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा होता था। ठीक है, cos थीटा को तो हम 1 मान लेते हैं, हम मानते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे cos थीटा को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, NBA। क्लियर है सर? N क्या है? N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, पर नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे बच्चों, सेकेंडरी के। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के। और सर मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी? तो आपको मैं बता दूं, देखिए मैं फिर से बताता हूं, हो क्या रहा है, करंट मुझ में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी है,
करंट मुझ में फ्लो हो रहा है। देखिए मैं इस पेन से समझाता हूँ, मुझ में ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए इस ब्लू वाले पेन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी फर्स्ट वाले की है, पर फ्लक्स लिंक किसके साथ होगा, सेकेंडरी के साथ, हाँ है ना। अब फ्लक्स लिंक सेकेंडरी के साथ हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे, सेकेंडरी के। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी, प्राइमरी की आएगी कि नहीं आएगी। और हमने मान लिया कि दोनों का कॉमन एरिया कितना है, ए है। कॉमन एरिया कितना है, ए है। तो यहाँ पर ए फॉर एरिया है, तो N2 की जगह वैल्यू रख दो। N2 कितना था, ये लिखा था। N2 कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मल्टीप्लाई L से कर दे। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दे कितनी, म्यू नॉट N1 I1। और एरिया को तो हम क्या लिख दें, A ही लिख दें। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों बताओ 521 कितना आएगा, तो 521 आएगा म्यू नॉट N1 N2 L A I1। ठीक है बच्चों, ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला। अब फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया तो क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2, बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 ड्यू टू 1। ड्यू टू 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब ही ये होता है कि फायदा दूसरे को होना और कारण क्या हो, पहला वाला। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 ड्यू टू 1। तो M21 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 521 अपॉन में I1। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, हमें तो याद ही नहीं है। 5 अपॉन I, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू 1 और डिवाइड बाय करंट किस में फ्लो हो रहा है, प्राइमरी में। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखो कितनी है, म्यू नॉट N1 N2 L A और क्या आएगा बच्चों, I1 डिवाइड बाय I1 से I1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों बताओ M21 का कितना आंसर आ गया म्यू नॉट N1 L2 L A। क्लियर है बच्चों। पर मान लीजिए कभी हमने इनके कॉमन एरिया के बीच में एक रॉड इंसर्ट कर दी लोहे की, किसकी, आयरन की या किसी भी मटेरियल की, जिसकी रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर है। क्या है बच्चों, म्यू आर है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, मैं लिख देता हूं। तो बच्चों ये फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूं कि इफ म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए अभी तो मैंने इस स्प्रिंग या फिर कहें सोलेनोइड के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, तो अभी एयर था। पर जैसे ही मैंने किसी चीज़ को इंसर्ट कर दिया तो उसकी कुछ ना कुछ तो परमियाबिलिटी होगी। तो बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 LA। ठीक है, बहुत सी बुक में एक और फॉर्मूला लिखा होता है, तो मैं वो फॉर्मूला भी लिख दूं, पर ये वाले फॉर्मूले पे तो स्टार लगा दे कि ये वाला फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। ये वाला फॉर्मूला तो फाइनल आ चुका है, इस पे स्टार लगा दे बच्चों, ये तो फाइनल फॉर्मूला है। पर मैं आपको वो वाला भी फॉर्मूला लिखवाता हूँ जो कि बुक में लिखा होता है। देखिए बुक में ये तो लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है, उसको भी बता दूँ। M21 म्यू नॉट म्यू आर। बच्चों बताओ N1 क्या था, तो N1 जो था याद कीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, याद कीजिए। तो आप N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैपिटल N की टर्म में। तो N1 अपॉन L, इस L को नीचे ले जाएं। वैसे N2 को आप क्या लिख सकते हैं, N2 बाय L और L से L कैंसिल। तो यहाँ पर एक नया आंसर आ गया जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों दिमाग में रख लें, पर याद कौन सा करें, ऊपर वाला जिस पे मैंने स्टार लगा रखा है। ठीक है, तो केस 1 समझ में आ गया। अब मैं पहले तो अब इसे नोट डाउन कर लें बच्चों, कर लिया नोट डाउन, ठीक है बच्चों, कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया। चल अब इसे नोट डाउन कर लिया, तो अब केस 1 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ बच्चों, केस 2। देखिए अब मैं ना डायग्राम में चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सा चेंज कर रहा हूँ कि इस बार करंट में प्राइमरी कॉइल में या फिर सोलेनोइड S1 में ना फ्लो करते हुए किस में कर रहा हूँ, S2 में फ्लो कर रहा हूँ। याद रखिएगा सेकेंड केस में।
तो यहां पर क्या लिखूंगा, सपोज I1 तो होगा ही नहीं क्योंकि इस बार करंट किस में फ्लो कर रहा हूं मैं, सोलेनोइड S2 में। तो सपोज I2 करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और किस में फ्लो हो रहा है बता सकते हैं, बताओ। इस बार I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है, S2 में। तो I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है, S2 में। हाँ है ना बच्चों, देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि सब कुछ सेम होने वाला है, ठीक है। इस बार S2 में I2 करंट फ्लो हुआ, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, किसके अंदर सेटअप होगी, S2 के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड सोलेनोइड S2, होगी कि नहीं होगी बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेटअप हुई तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। पर यहां पर 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि सब कुछ कहानी किसकी चल रही है, 2 की। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर सेटअप होगी, 2 के अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके आएंगे, सेकेंड सोलेनोइड के। और करंट भी कौन सा आएगा, सेकेंड करंट। देख लीजिए सेकेंड करंट I2, I1 तो है ही नहीं इस पूरे पिक्चर में, ठीक है। अब फ्लक्स लिंक इस बार किसके साथ होगा, तो आप कहेंगे कि फ्लक्स लिंक इस बार, देखिए इस बार करंट आप S2 में फ्लो कर रहे हैं तो फ्लक्स किस में लिंक होगा, S1 में। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी सोलेनोइड, ठीक है। तो यहां पर 521 की जगह फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी सोलेनोइड S1, ठीक है। और यहां पे फ्लक्स की जगह आएगा 512। आप बता सकते हैं 512 क्यों, इसलिए क्योंकि फ्लक्स लिंक हो रहा है 1 में और कारण इस बार क्या है, 2 है। इस बार कारण क्या है बच्चों, 2 है। तो यहां पर 5 and 2। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किस में हो रहा है, इस काले वाले में। इस काले वाले का सब चीज क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी आएंगे, 1 के। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी, सेकेंड की आएगी बच्चों। तो मैं N1 की वैल्यू रख दूंगा यहां पे, देखिए 1 2 की, ये 2 1 की जगह 1 2 हो जाएगा हर जगह, और N1 की जगह हो जाएगा N1L, और B2 की जगह हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2। सब बिल्कुल होगा। देखिए N1 N2 तो एज इट इज, L भी एज इट इज, A भी एज इट इज, और I2 आएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकालेंगे, S1 का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका आएगा, S1 का। और यहां पर क्या आएगा बच्चों, M12। सर 1 2 क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकाल रहे हैं, 1 का, ड्यू टू 2। तो यहां पर 1 2 है, तो यहां पे 2 1 को क्या लिख देंगे, 1 2, और करंट क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और ये सारी वैल्यू रख देंगे I2, ये भी I2 से I2 कैंसिल। तो बच्चों बताओ इस बार आंसर क्या आया, आप बताएं। तो आप कहेंगे सर आंसर में तो कोई चेंज ही नहीं आया, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। इससे पता चलता है, मैं इस जगह को मिटा देता हूं, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों। यहां पर भी 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 2। यहां पर भी 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 2। 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 2। ये देखिए मैंने केस 2 को बातों ही बातों में समझा दिया। बहुत से बच्चे केस 1 लिखते हैं और सिमिलरली लिखते ही नहीं है। सिमिलरली आप उसे पूरा कीजिए तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो तैयार रहिए कि आपके आधे नंबर कट चुके हैं। आपको दोनों केस बताने होंगे, वो भी पूरा लिख के। कहानी ये है कि इस बार करंट किस में फ्लो कर रहे हैं, 2 में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में सेटअप होगी, 2 में। पर फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, 1 में। तो यहां पर ये कहानी चल रही है, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं, ये लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, हटा दूं बच्चों। चल इस आंसर को मैं लिखे रहने देता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं, क्योंकि मुझे इसी से फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसे हटा देता हूं, इसका भी कोई काम नहीं है अब। तो यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ कि भैया M12 किसके इक्वल होता है, M21 के। किसके इक्वल होता है बच्चों, M21 के। मतलब भले से आप पहली कॉइल में करंट पैदा करें और दूसरी में करंट फ्लो करें और दूसरी में करंट इंड्यूस हो, या फिर दूसरी में करंट चेंज करें और पहली में करंट इंड्यूस हो, तो दोनों ही केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रूफ करने को आता है, ठीक है। अब आते हैं हम किसकी तरफ, फैक्टर्स पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2
लॉन्ग सोलेनॉइड। आप बता सकते हैं कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो पहला, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, देखिए इसलिए मैंने इसे नहीं मिटा रहा था, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर के। सर इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप इन दोनों सोलेनॉइड के बीच में एक ऐसी चीज़ इंसर्ट करते हैं जिसका म्यू आर ज़्यादा होगा, जैसे कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्या, सॉफ्ट आयरन। क्या यूज़ किया जाता है, आयरन को इंसर्ट किया जाता है। आयरन इंसर्ट होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम केस बना देते हैं कि भैया म्यू आर ज़्यादा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा, और म्यू आर कम तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। पहला केस आ गया। अब दूसरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, N1 N2। इसका मतलब जितने ज़्यादा टर्न होंगे प्राइमरी के और सेकेंडरी के, या फिर S1 के या S2 के, तो उनका प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। जिससे मैं आपसे कहूँ, देखिए कभी मान लीजिए सोलेनॉइड S1 में 2 टर्न्स है और N2 में 3 टर्न्स है, तो 2 3 कितना होगा 6। पर मान लीजिए इसके टर्न्स 10 है और इसके टर्न्स भी 10 है, तो 10 10 100, और कभी इसके 100 टर्न्स है, इसके 100 है, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, बाप रे 10,000 म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, जो कि कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप क्या, कि कभी N1 N2 का मल्टीप्लाई ज़्यादा हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और N1 N2 का मल्टीप्लाई कम हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ये दूसरा केस भी आ गया होगा। अब तीसरा अब बच्चों L को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बताओ क्यों। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, क्योंकि L कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अंदर आ चुका है, इसलिए L इसके अंदर वापस से इंक्लूड नहीं होगा। तो तीसरा क्या आएगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का कॉमन एरिया जितना ज़्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और कॉमन एरिया कम हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 केस समझा दिए, पर इस बार मैं 1-2 केस और बताना चाहूँगा, वो आपको समझा देता हूँ। ये हटा देता हूँ बच्चों, है ना, ये काम का नहीं है क्योंकि इसका तो अब मतलब हो चुका। तो 3 केस मैंने समझा दिए। अब चौथा केस देखिए, मान लीजिए ये पहली सोलेनॉइड है और ये रही दूसरी सोलेनॉइड, ठीक है, ये रही दूसरी सोलेनॉइड। ये केस A, और केस B में लेके दिखाता हूँ। केस B है, ये रही पहली सोलेनॉइड और ये रही दूसरी सोलेनॉइड। आप बताएं किस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा इस वाली में। सर क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने फर्स्ट सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी इसमें, और फ्लक्स जो लिंक होगा किस में, सेकंड में, वो कम होगा। सर क्यों, क्योंकि फ्लक्स लिंक होगा तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ फ्लक्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। हाँ है ना बच्चों, जैसे सीधी सी बात है। देखिए मान लीजिए मेरा घर है और मेरे घर से चिपका हुआ एक पड़ोसी का घर है, मेरे घर में आग लगी तो उस पड़ोसी के घर में भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होगी। पर मान लीजिए बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी तो मेरे घर में आग लगी तो उसके घर में आग लगने के चांसेस थोड़े तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में ज़्यादा होगा, इस वाले में ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, क्या लिखवा देता हूँ, कॉमन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, व्हेन कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ओवरलैपिंग। सर बिल्कुल आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा क्या, कि भैया कभी दोनों का कॉमन एरिया ओवरलैप कर रहा होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक 5वां केस है, मैं इसे रफ करके लिख देता हूँ। 5वां केस भी है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में ही है। बाकी आप सेल्फ इंडक्टेंस में जाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ 3 ही केस थे, ठीक है। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों।
एक पांचवा केस। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक केस समझ में आ गए होंगे। पहला तो म्यू आर था, दूसरा N1 N2 था, तीसरा एरिया था, और चौथा क्या, ओवरलैप जितना ज़्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पांचवा जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक डायग्राम बताता हूँ, ये पहले डायग्राम और ये बना देता हूँ मैं यहाँ पर फिर से। ये S1 सॉलिनॉइड है, ये भी S1 सॉलिनॉइड है। एक बार मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ S2, और एक बार ये वाला। बताओ किस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा? बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में ज़्यादा होगा, ए में या बी में? ए में या बी में? तो जवाब है इसमें। इसमें ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि देखिए जैसे ही आपने किसी भी, मान लीजिए इस कॉइल में करंट फ्लो किया, जैसे ही करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होगी, देखिए लिंक हो रही है, फ्लक्स लिंक होगा, तो यहाँ पर लिंक होने की संभावना, इस वाले में संभावना क्या होगी? कम होगी। होगी कि नहीं होगी? कम होगी। पर कभी आप यहाँ पर करंट फ्लो करें तो करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किसके साथ ज़्यादा होगी? इस केस में ज़्यादा होगी। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ in case A mutual inductance is maximum as compared to case B। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट हो गए, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये लेक्चर भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। पर उससे पहले एक टॉपिक में थोड़ा सा बता दूँ, हाथों हाथ बता देता हूँ। बहुत ही छोटा टॉपिक है, रिलेशन हम पढ़ लेते हैं। किसके बीच? रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। याद कीजिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। बच्चों बताओ क्या था? फॉर्मूला था म्यू नॉट म्यू आर N1 स्क्वायर LA। क्या आपको याद आ रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा हो तो लेक्चर देखें। L2 का फॉर्मूला बोलो क्या था? L2 का फॉर्मूला था म्यू आर म्यू नॉट म्यू आर, L2 है तो यहाँ पे 2 LA। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? म्यू नॉट, देखिए क्या पढ़ा? म्यू नॉट म्यू आर N1 L2 LA। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए मैं L1 और L2 को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या आपको मल्टीप्लाई होते दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। इन दोनों को आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? म्यू नॉट कितनी बार आ गया? 2 बार। क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। म्यू आर कितनी बार आ गए? 2 बार। तो क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, तो क्या मैं इसे N1 N2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। L इंटू एल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, तो स्क्वायर इसे फिर से लिख दिया। A इंटू ए क्या हो जाएगा? एरिया का स्क्वायर, सबको एरिया का स्क्वायर लिख दिया। तो बच्चों बताओ ये वैल्यू किसकी है? म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 LA किसकी वैल्यू है? M की। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ज़्यादा काम नहीं आता है पर फिर भी बता दिया, क्योंकि आप कभी जेईई एग्ज़ाम देखते हैं तो रिलेशन आते हैं कि रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के 4 ऑप्शन आ जाते हैं, और 4 ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूज़न होता ही है किसी भी कंडीशन में। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। ये छोटी सी बात थी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, समझाने की भी बात ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आप इसे नोट डाउन भी कर ले, नोट डाउन नहीं किया हो तो कर ले बच्चों। कर लिया? चल तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। टॉपिक इजी टॉपिक था, कोई ऐसा ना कहे कि टफ टॉपिक था, नहीं ये इजी टॉपिक था और मज़े भी आए होंगे। तो आप जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे और नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।